आज हम आधुनिक भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए कि आधुनिक क्या है, तो ऐसे कौन से तत्व हैं जो एक विशेष कालखंड को आधुनिक बनाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर आधुनिक भारत का इतिहास देखा जाए तो वो मिड ऑफ 18th सेंचुरी, लगभग 1750 से 1950 के बीच का जो कालखंड है उसको आधुनिक भारत कहा जाता है। तो वो कौन से तत्व हैं जो इस कालखंड को आधुनिकता का दर्जा देते हैं। अगर हम आधुनिक की बात करते हैं तो जरूर कुछ मध्यकाल और प्राचीन काल जैसी अवधारणाएं भी रही होंगी। तो जो पहले के विद्वान थे उन्होंने जो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया उसको धार्मिक आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया। धार्मिक आधार पर जो विभाजन किया उसमें उन्होंने बताया कि जो प्राचीन काल है उसको उन्होंने, भारत के प्राचीन काल को उन्होंने हिंदू राजाओं के काल से परिभाषित किया कि हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था। प्राचीन काल जो है वो इसलिए उसको प्राचीन कहा गया क्योंकि उनका धार्मिक आधार था। और मध्यकाल को उन्होंने मुस्लिम राजाओं के काल से, और आधुनिक भारत को उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के काल से प्रदर्शित किया। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य कोई धार्मिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस आधार पर वर्गीकरण किया। तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए इसको विद्वानों ने नकारा, और ज्यादातर उन विद्वानों ने नकारा जो कार्ल मार्क्स से प्रेरित थे। तो कार्ल मार्क्स के विचारों से जो प्रभावित विद्वान थे उन लोगों ने इस थ्योरी को नकार दिया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वर्गीकरण किया इतिहास का, भारतीय इतिहास का जो उन्होंने वर्गीकरण किया उसका आधार सामाजिक और आर्थिक था। तो सामाजिक और आर्थिक आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया, और इसके साथ साथ उत्पादन के तरीकों के आधार पर भी उन्होंने वर्गीकरण किया। तो उन्होंने बताया कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल मुख्यतः एंशियंट जो हमारा टाइम पीरियड है, प्राचीन काल जो है वो मुख्यतः स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन का काल है। मतलब गुलामों के द्वारा उत्पादन किया जाता था उस टाइम पर। तो वो स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन का काल है, गुलामों के द्वारा उत्पादन किया जाता था। और जो हमारा मिडीवल पीरियड है, मध्यकालीन जो भारत का काल है, वो सामंतों के द्वारा उसमें उत्पादन होता था, सामंती व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन होता था। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन का आप उसको काल कह सकते हैं, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन का काल। और जो आधुनिक भारत का काल है उसके बारे में उन्होंने वर्गीकरण किया, दैट इज इंडस्ट्रियल कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन। मॉडर्न जो आधुनिक काल है वो है औद्योगिक पूंजीवादी उत्पादन, है ना, औद्योगिक पूंजीवादी के तरीके से जो उत्पादन होता। तो इस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया प्राचीन, मध्य का और आधुनिक का। तो हालांकि आधुनिक भारत का जो कालखंड है उसके बारे में एक अप्रोच रही है, उसको कौन से तत्व परिभाषित करते हैं, किन तत्वों के आधार पर हम कहते हैं कि ये आधुनिक भारत है। तो उसका एक यूरोसेंट्रिक अप्रोच है, यूरोपीय दृष्टिकोण है, जिसको यूरोपीय विद्वान परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि जब से भारत का औपनिवेशीकरण किया गया, ब्रिटिशों ने औपनिवेशीकरण किया, भारत को उपनिवेश बनाया, तो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया जब से शुरू हुई वो। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भारत में किया गया ब्रिटिशों के द्वारा, दो बातें। इसके साथ साथ पश्चिमी जो विज्ञान और तकनीकी भारत में लाई गई, पश्चिमी विचारधारा जो भारत में लाई गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी कार्ल मार्क्स को मानने वालों ने कहा कि इंडस्ट्रियल कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन, है ना, औद्योगिक पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का प्रादुर्भाव। तो ये 3-4 बातें आधार बनती हैं आधुनिक भारत की। तो ये एक यूरोपीय दृष्टिकोण है, और इस दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया में कई भारतीयों ने अपने विचार रखे। भारतीयों का विचार, जैसे अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति थे पार्थ चट्टोपाध्याय ने एक लेख लिखा। उस लेख का शीर्षक था आवर मॉडर्निटी, हमारा आधुनिकीकरण। बंगाल के लेखक और समाज सेवी थे, उनका जो लेख था
राजनारायण बसु लेख था, राजनारायण बसु का लेख था दीज डेज। ये जब उन्होंने लेख लिखा और मॉडर्निटी, तो उसमें उन्होंने इन्हीं के जो लेख है उसके बारे में बताया, दोज डेज दीज डेज के बारे में। तो राजनारायण बसु बताते हैं कि अगर हम देखें मॉडर्न इंडिया तो उसको हम प्रगति के रूप में समझ सकते हैं, है ना, कि प्रगति होती रहती है। प्राचीन से मध्यकालीन में परिवर्तन हुआ, मध्य से आधुनिक में परिवर्तन हुआ, तो ये प्रगति का काल है, आधुनिक भारत प्रगति का काल है। तो वास्तव में क्या प्रगति हुई है, तो वो कई उदाहरण देते हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से वो प्रगति को बताते हैं। जैसे वो कहते हैं कि पहले के जो लोग थे वो 7 क्षेत्रों की बात करते हैं कि इन 7 क्षेत्रों को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में प्रगति हुई है, क्या वास्तव में आधुनिकता आई है ना। उन क्षेत्रों को वो कहते हैं कि पहला क्षेत्र शिक्षा का है, दूसरा क्षेत्र स्वास्थ्य का है, तीसरा क्षेत्र नैतिकता का है, चौथा क्षेत्र जीविका का है, पांचवा क्षेत्र वो बात करते हैं कि सामाजिक जीवन का है, छठवें की राज्य व्यवस्था की बात करते हैं और अंतिम में वो धर्म की बात करते हैं। तो इन 7 क्षेत्रों की बात करते हैं कि इन क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों से आप पता लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में प्रगति हुई है। तो जैसे अगर वो कहते हैं कि अगर पहले के दिनों की बात करें, दोज डेज, तो पहले के लोग कितने साधारण होते थे, कितने नैतिक होते थे और कितना वो केयरिंग होते थे, कितना वो आपकी देखभाल करने वाले होते थे और वास्तविक रूप से धार्मिक होते थे, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते थे। और आज की बात करते हैं तो अगर आज अब धर्म का स्वरूप देखिए तो कैसा हो गया, आज तो धर्म दिखावे मात्र का रह गया है और तड़क भड़क वाला। आप देखते हैं, फ़ोन करते हैं, चाचा घर में रामायण, 4 हार्न लगा दिए, ढोलक मजीरे वाले आए, पीट करके चले गए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हो गए। तो आज दिखावे का हो गया। आज मतलब धर्म एक ऐसा तरीका बन गया, एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसके माध्यम से लोग अपनी हैसियत प्रदर्शित करते हैं। वो वास्तविक विश्वास नहीं रखते धर्म में, हैसियत प्रदर्शित करने का तरीका जरिया हो गया है। तो कहते हैं कि किस तरीके से गिरावट आई है, राजनारायण बसु ये बताते हैं कि किस तरीके से गिरावट आई, ये प्रगति है कि गिरावट है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आज के लोगों को देखिए तो उनके अंदर चालाकी, स्वार्थ और एहसान फरामोशी, है ना, इस तरीके की चीजें आ गई हैं। तो ये आज के लोगों में दिखाई देता है। इसके अलावा वो बात करते हैं कि अगर आप उन दिनों में देखिए कि अगर आपके घर में उन दिनों में, पहले के दिनों में अगर कोई मेहमान आ जाता था तो कितना उसका स्वागत सत्कार होता था। लोग उसको जाने नहीं देते थे कि आप रुकिए, है ना, उसके बाद आप जाइएगा, 4 दिन 5 दिन या हफ्ते बाद जाइएगा। लेकिन आज के दिनों में जब हमारे यहाँ मेहमान आ जाते हैं तो लोग यही सोचते रहते हैं कि ये कब जाएंगे, है ना। तो जो गिरावट आई है उन दिनों में और इन दिनों में, तो उसकी बात करते हैं। इसके अलावा ये और कई मुद्दों की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि स्वास्थ्य में किस तरीके से परिवर्तन आया है। कहते हैं कि पहले के लोग, आप अपने दादा बाबा से पूछ सकते हैं, कहते हैं कि पहले के लोग इतने वर्षों तक जीवित रहते थे, कितने मजबूत और सशक्त और कितने शक्तिशाली होते थे, और आज आप देखिए कितना कमज़ोर हो गए हैं, है ना। पहले के दिनों में कहते थे कि जो महिलाएं होती थी वो डाकुओं से लड़ जाती थी, और आज के दिनों की अगर महिलाओं की बात करिए, महिलाओं की तो क्या बात करिए, पुरुष भी घर के बाहर अगर गीदड़ देख लेते हैं, सियार देख लेते हैं तो डर करके भाग जाते हैं। तो ये परिवर्तन वो बताते हैं। इसके साथ बीमारी का वो जिक्र करते हैं। एक व्यक्ति थे, उनका जो लेख था बीमारी के ऊपर बंगाल के आसपास, वो बताते हैं कि बंगाल में अगर बीमारियों को देखिए तो बुखार बहुत मतलब साधारण बात थी, आता था और पारंपरिक दवाओं से ठीक हो जाता था। इसके अलावा बात करते हैं कि जो छोटी माता निकलती थी वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी, कभी कभार देखने को मिलती थी और वो भी ठीक हो जाती थी। पानी से फैलने वाली जो संक्रामक बीमारियां वो नाम मात्र की थी। लेकिन वो कहते हैं कि जब अंग्रेज आए, मलेरिया इतने बड़े पैमाने पर फैला। आप समझिए, अंग्रेज अपने साथ दवाइयाँ, आधुनिक दवाइयाँ लेकर के आए थे, उसके बावजूद भी मलेरिया फैल गया। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे एक तर्क दिया जाता है, जो वास्तविक कारण भी है, कि जब रेलवे का विस्तार हो रहा था, रेलवे का निर्माण हो रहा था, तो बड़े पैमाने पर
जो पानी का प्रवाह था वो रुका, पानी एक जगह जमा होने लगा। तो जमा होता है तो आप जानते ही हैं कि जब जमे पानी में ही मच्छर पनपते हैं, तो इसके कारण मलेरिया फैला। तो आधुनिक दवाएं कितनी असरदार थी और पारंपरिक दवाएं कितनी असरदार थी, हालांकि ये बहस का मुद्दा है, इस पर कभी चर्चा किया जाएगा। तो अब बात हुई, जैसे अगर आप देखें तो कुछ किताबें हैं, जैसे एक राइटर हैं देवराज चनाना, उनकी किताब है स्लेवरी इन एंशियंट इंडिया। और जैसे ये बातें जो है कि आप समझिए बताती हैं कि जो आधार अभी हम बात किए कि भारत में स्लेवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन रहा है प्राचीन काल में, तो ये बात भारत पर पूरी तरीके से लागू नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैंने इस किताब का विवरण दिया, चनाना की जो किताब है वो बताते हैं अपनी किताब स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया में 1960 के आसपास इनकी किताब आई थी। तो उसमें ये बताते हैं कि वास्तव में भारत में उत्पादन गुलामों के द्वारा होता था, लेकिन उनकी अधिकता उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना कि किसान उत्पादन करते थे। तो वास्तव में किसान ज़्यादातर उत्पादन करते थे प्राचीन भारत में, और गुलाम उत्पादन कार्यों में लगे होते थे, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं लगे होते थे। इसी के साथ एक और आर एस शर्मा का शूद्रास इन एंशिएंट इंडिया करके किताब आई थी, उसमें ये बताते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो वास्तव में ये बात कि स्लेवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन रहा होगा भारत में, ये उतना सटीक दिखाई नहीं देता। तो ये पूरी तरीके से भारत में लागू नहीं होती। तो आज बस इतना ही, बाकी हम कल अध्ययन करेंगे आगे। धन्यवाद।